बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पार्ट 5 चैप्टर 3 का क्रिस्टल एंड मॉर्फस स्ट्रक्चर एंड मटेरियल ये शुरू करेंगे। इस पे आर्टिकल है 3.9। इट इज़ रिगार्डिंग वॉल्यूम, प्लेनर एंड लीनियर डेंसिटी यूनिट सेल कैलकुलेशन। अब इसमें क्या करना है, हमने पहले तो वॉल्यूम डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है इसका सिंपल सा फार्मूला दिया हुआ है। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ मेटल, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं रो वी के साथ। इट इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम पर यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल में जितने एटम हैं उनका मास और फिर यूनिट सेल का जो वॉल्यूम उसके साथ डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द मेटल आ जाएगी। अब इसकी एग्जांपल है 3.11। इसको देख लेते हैं। अब कॉपर का जो उसकी स्ट्रक्चर है वो FCC है और कॉपर के एटम का रेडियस वो दिया हुआ है। हमारी अजम्पशन यही है कि ये एक हार्ड स्फीयर में जितने भी एटम हैं उनको अजम्पशन यही ली गई है। तो कैलकुलेट अ थ्योरेटिकल वैल्यू फॉर द डेंसिटी ऑफ द कॉपर। अब हमने थ्योरेटिकल वैल्यू कॉपर की डेंसिटी निकालनी है थ्योरेटिकली, यानी किस में, इन मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर में। एटॉमिक मास कॉपर का दिया हुआ है वो ये है। अब हम सिंपल सा अब हमें पता है कि जो लैटिस कांस्टेंट है ए और जो रेडियस आर है, FCC में इसका रिलेशन इस तरह है कि डायगनल के ऊपर रिलेशन बनाने के लिए हम जो फेस डायगनल है उससे निकालते हैं। ये आपके सामने ये देखें, ये फेस ये वाला अब इसकी ये वाली साइड भी ये है, ये वाली साइड भी ये पहले मैं बता चुका हूँ। अब ये इसके फेस के ऊपर फेस में एक एटम ये है और ये एटम का 1/4 इधर आ रहा है, 1/4 इधर आ रहा है, एक एटम पूरा इधर आ रहा है। तो अब इसमें आपने जो इसका लेंथ निकाली तो लेंथ आप निकाल लें A² + A² होल अंडर रूट, और ये किसके बराबर होगा, 4r के बराबर। ये 2√A आ जाएगा। सिंपल सा पहले भी किया हमने, तो ये वही दोबारा चीज़ लिखी हुई है। अब इसको आपने A की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई। अब A की वैल्यू अब यहाँ से निकाल लें, A की वैल्यू निकाल लें क्योंकि R की वैल्यू तो दी हुई है, तो आपने A की वैल्यू निकाल ली। अब वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ कॉपर मास पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम यूनिट सेल। अब मास निकालने के लिए ये वाला मैं बता रहा था, ये क्योंकि ये इसके अंदर FCC में 4 एटम है। अभी हमें पता है कि इतने नंबर ऑफ़ एटम हो, यानी एवोगाड्रो नंबर ऑफ़ एटम, उनका मास तो इतना होता है। तो यूनिट एक एटम का मास दिस डिवाइडेड बाई दिस, और 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेगाग्राम में निकालना है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास मेगाग्राम में वैल्यू आ जाएगी। अब हमने निकाला वॉल्यूम यूनिट सेल का वॉल्यूम A³ होता है। A की वैल्यू निकाली हुई है हमने पहले पीछे इधर से, इसको यहाँ पे पुट करें, ये नैनोमीटर में है ना, 10⁻⁹ मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास मीटर में आ गया। तो ये फिर मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, आपने डेंसिटी निकाल ली तो ये हमारे पास इतनी मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। इसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास वही 8.98 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। अब ये तो थ्योरेटिकल है, हमने ये सपोज किया कि इसके अंदर 4 एटम मौजूद हैं, FCC में 4 एटम, तो ये हमने उसके बेस पे ये कैलकुलेशन की, ये थ्योरेटिकल रिज़ल्ट आ गया। अगर आप बुक्स में देखें तो ये इसकी डेंसिटी जो कॉपर की दी हुई है वो ये आ रही है। अब ये थ्योरेटिकल है, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया है। तो ये एक्चुअली ये फ़र्क क्यों आया, ये फ़र्क एक्चुअली इस वजह से है कि बाद का जब ये मेटल सेटल डाउन होते हैं, यानी आपने इसको मेल्ट किया, मेल्ट के बाद इसको ऐसा ऐसा ठंडा किया मेटल को, तो उसी दौरान इसमें मेटल में डिफेक्ट आ जाते हैं, यानी वेकेंसीज पैदा हो जाती हैं,
एटम कहीं से गायब हो जाती हैं दरमियान में से। जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो क्रिस्टल बन रहा है, उसमें कई जगह से उसकी साइड खाली हो जाती हैं, कई जगह से एटम नहीं होते। एक तो ये वजह हो सकती है एटम कम हो गए। दूसरी वजह ये हो सकती है कि हमने तो इसको सफ़ियर, कंप्लीट सफ़ियर कंसिडर किया हुआ है एटम को, जबकि ऐसे होता नहीं, इसलिए एक्चुअल रिज़ल्ट कम आता है। तो ये इसकी रीज़न थी। इसके बाद आगे चलते हैं जी, सिंपल सा टॉपिक है वो है प्लेनर एटॉमिक डेंसिटी। अब ये है प्लेनर एटॉमिक डेंसिटी। अब इसमें प्लेनर एटॉमिक डेंसिटी, इसको रो पी से, यानी प्लेन में, एक प्लेन में प्लेनर एटॉमिक डेंसिटी, इसको ये इक्विवेलेंट नंबर, ये लव लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एटम whose centers are intersected by selected area। यानी प्लेन एक एरिया बनाएगा ना, प्लेन एक, जैसे ये प्लेन एक एरिया बनाएगा, उस एरिया जो प्लेन का उन एटम के जिस सेंटर को जो प्लेन काटेगा, उसके सेंटर को जो प्लेन काटेगा, वो एटम आपने काउंट कर लेने हैं। यानी पूरे सेंटर को जितने एटम काटे जाएंगे पूरे सेंटर के हिसाब से, तो वो एटम काउंट कर लेने हैं, फिर उसको सिलेक्टेड एरिया के साथ, यानी प्लेन के एरिया के साथ डिवाइड कर देना है। ये भी सिंपल सा ही है। अब ये एग्जांपल 3.12 है, कैलकुलेट द प्लेनर डेंसिटी रो पी ऑफ 110 प्लेन ऑफ अल्फा आयरन BCC लेटस इन एटम पर मिलीमीटर स्क्वायर, ए की वैल्यू दी हुई है। अब ये जो आयरन है, प्योर आयरन, वो BCC है, बॉडी सेंटर क्यूब है। अब उसका जो प्लेन है वो ये वाला प्लेन, ये 1 इधर है, 1 इधर है, तो आपने इसको इसके साथ मिलाया, इसके पैरेलली यहाँ से आपने ये लाइन ड्रा कर ली, तो ये आपके पास ये सारा प्लेन आ गया जी, ये वाला सारा प्लेन आ गया। अब ये वाला प्लेन, ये बॉडी सेंटर क्यूब है। अब ये 1/4 तो इसमें से गुजरेगा, जो ये 1/4 जो 4 कोनों पे है ना, या ये कॉर्नर पे 4 एटम है जो प्लेन काटेगा या गुजरेगा, जिसमें से ये चार तो ये 1 2 3 4 ये प्लेन इनमें से, और ये जो सेंटर में एक एटम है इसमें से कंप्लीट गुजरेगा, कंप्लीट काटेगा। तो ये तो एक पूरा एटम, इसको तो ये हो गया। अब ये 1/4 इधर है, 1/4 इधर है, 1/4 इधर है, तो इसको तो पूरा काट लिया उसने प्लेन ने, इसको 1/4 काटा, यानी एक ये मिलके एक एटम बना, एक ये बन गया और एक ये, तो टोटल 2 एटम को काटा। अब 2 एटम ऊपर रखें, और जो ये वाला प्लेन है इसके एरिया से डिवाइड कर दें। अब इसका एरिया, ये तो हाइट आपको पता है a है, ये डायगोनल कितना है, a मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ये वाला आ गया होल अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लें, आपके 2 अंडर रूट ये वाला आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई ये वाला आ गया, ये 2a इंटू a, आपने इसको हल किया, इतने एटम पर मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। ये भी सिंपल सा था। इसके बाद चलते हैं जी लीनियर एटॉमिक डेंसिटी, यानी एक लाइन में जितने एटम हैं लाइन के ऊपर, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, ये एक्चुअल कलर, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो एक लाइन में है उनको ऊपर लिखें, और जो लाइन की लेंथ है उसके साथ डिवाइड कर दें। नंबर ऑफ एटम डाया इंटरसेक्टेड, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम लाइन के मतलब है उसके एक एटम अगर पूरा करना है तो उसके पूरे डाया को वो लाइन काट के जा रही हो। नंबर ऑफ एटम डाया इंटरसेक्टेड बाय सिलेक्टेड लेंथ,
ऑफ द लाइन इन डायरेक्शन ऑफ द इंटरसेक्ट, सिलेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइन, सिंपल नंबर ऑफ एटम काउंट करें जिनके कंप्लीट डाई को वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम वो काउंट कर लें, जिनके डाई को वो लाइन काट रही है वो काउंट करें और फिर लाइन की लेंथ के साथ डिवाइड कर दें। अब ये वाला ये हम कैलकुलेट द लीनियर एटॉमिक डेंसिटी 110, ये अब डायरेक्शन दी हुई है। 110 किधर आएगी, ये 110 आपने ये वन, ये वन, तो ये आ गया वन, ये वन, ये तो ये आ गई डायरेक्शन आपके पास, ये वाली ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मार के ये भी शक इधर ले जाए, कोई है तो डायरेक्शन है ना, तो ये डायरेक्शन आ गई। अब क्यूब के अंदर रहते हुए ये वाली जो लाइन है, एक तो अब ये है कापर है, कापर का आइटम है, वो कापर तो होता है फेस सेंटर क्यूब, इसलिए मैंने इसकी फेस के ऊपर ये लाइन ड्रा की हुई है। ये वाले इसकी फेस के ऊपर एक आइटम ये इधर पड़ा होगा, अगर ये बॉडी सेंटर क्यूब होता तो ये फेस के ऊपर आइटम ना होता। अब ये क्योंकि ये कापर है, वो फेस सेंटर क्यूब है, तो इसकी फेस के ऊपर भी ये आइटम होगा। एक आइटम तो ये पूरा हो गया, ये आइटम ये आधा डाया इधर से कट गया, आधा इधर से, यानी दो। अब दो आइटम के डाई को काटा, दो आइटम के, अब दो आइटम, और इस लाइन इसकी लेंथ इसका स्क्वायर होल अंडर रूट, ये वही आ गया इसके डिवाइड, ये आप इतने एटम पर मिलीमीटर, ये आंसर आ गया। तो मैं आपको बता रहा था कि जो पॉलीमॉर्फस या एलोट्रोपिक सॉलिड है उसकी एक से ज़्यादा फेजेस होती हैं। इट एग्जिस्ट मोर देन वन क्रिस्टल फॉर्म, यानी दो हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। अभी आप Fe का केस देख लें, यानी आयरन का, ये एब्सोल्यूट -273, यानी एब्सोल्यूट 0 से लेकर 912 यहाँ तक जो फेरस है आयरन, जिसको अल्फा आयरन कहते हैं, प्योर आयरन, ये बॉडी सेंटर क्यूब है। इससे ऊपर इसको गर्म करें, हीट अप करें 912 से लेकर 1394 सेंटीग्रेड तक, ये फिर फेस सेंटर क्यूब में तब्दील हो जाता है। अब इससे आगे मेल्टिंग टेम्परेचर पर ले जाएं तो ये बॉडी सेंटर क्यूब हो जाता है, यानी ये इसीलिए इसको एलोट्रोपिक फॉर्म है। ये सारी इसकी एलोट्रोपिक है, क्योंकि एक से टेम्परेचर, प्रेशर तो चले हम वही रखा, टेम्परेचर तो चेंज करते गए, तो ये इसकी मुख्तलिफ इसकी फेजेस आ गई, इसलिए इसको एलोट्रोपिक या एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, Fe को। इसकी एग्जांपल दे देंगे, कैलकुलेट दी वॉल्यूम चेंज accompanying polymorphic transfer from FCC to BCC। अब जो एटम की ट्रांसफ़र हुई है किससे, FCC से BCC में चेंज हो गया। ये आयरन कार्बन डायग्राम आपको उसमें समझाएंगे कि FCC से या BCC में जब चेंज होता है, तो ये FCC का तो मैंने पहले भी बताया कि इसमें नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ एटम कम हो जाते हैं, और FCC जो स्ट्रक्चर है, ये FCC ये इस टेम्परेचर पे है, स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, इस टेम्परेचर पे है। जब इसको ठंडा करोगे ये फिर BCC इधर वापस आ जाएगा। चलिए बहरहाल, अब हमने कैलकुलेट करना है कि FCC जब स्ट्रक्चर थी, FCC में ये कन्वर्ट होके जब BCC में आया तो वॉल्यूम चेंज कितनी हुई, यानी डेल्टा V, ये वाला। अब FCC में ये आपने देखा, ये इसके बराबर 2√A की वैल्यू ये आ जाती है। अब BCC में आपने देखा A की वैल्यू ये आ जाती है। आप क्या करते हैं जी, FCC में कितने एटम होते हैं वो देख लेते हैं। अब FCC में तो 4 एटम होते हैं। अब तो
उसका वॉल्यूम पर एटम निकालें, उसके लिए तो ये टोटल वॉल्यूम निकाला, उसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई। अब BCC में तो 2 एटम होते हैं, आप उसका अब ए की वैल्यू, इसके लिए ए की वैल्यू ये है, इसके लिए ए की वैल्यू ये है, BCC के लिए ए की वैल्यू ये रखें, इसका क्यूब लें, नंबर ऑफ एटम तो 2 है, 2 से डिवाइड करें, इसको 4 से डिवाइड करें, ये हमारे पास आ जाएगा FCC का, ये BCC का। ये है वॉल्यूम पर एटम, यानी सेल के अंदर एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। एक क्यूबिक सेल के अंदर अगर वो क्यूबिक सेल FCC का है तो उसमें एक एटम ने कितना वॉल्यूम लिया, वो ये वॉल्यूम लिया। BCC हो उसमें तो होते 2 एटम है, लिहाजा एक एटम ने कितना वॉल्यूम लिया, वो इतना ले लिया। अब चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि ये हम FCC से BCC में जा रहे हैं तो चेंज इन वॉल्यूम ये आ गया। किस पे चेंज आई, यानी फेज सेंटर क्यूब से या इधर से हम आए इसकी तरफ, तो लिहाजा चेंज इस पे है, लिहाजा इससे डिवाइड करेंगे, ये वॉल्यूम ये वाला, ये वॉल्यूम ये वाला, और ये FCC ये डिवाइड किया, तो चेंज कितनी आई 8.8%।